कवियों की कविताएं, शायरों की गजलें पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी कविता या गजल को पढ़ने के बाद उसका जवाब लिखने की कोशिश करते हैं कि ये कविता लिखने वाले कोई साहित्यकार नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक ब्यूरोक्रेट, और उन्हें हरियाणा का चाणक्य भी कहा जाता है। किसी बड़े कवि की हम कविता पढ़ते हैं तो उसका जवाब लिखने की तो पहले हिम्मत ही नहीं आएगी। इस कविता को पढ़कर वो हुआ जो मैंने लाखों कविताएं पढ़ी होंगी। ये लिखते हैं कि कैसे अपनी प्रिय को पहली नजर देखकर सिमट गया जग शून्यता में तुम मेरे प्राण में। सच मानिएगा, अगले 72 घंटे were the most creative moments of my life। हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की डिमांड्स कितनी होती हैं, 24/7 आप काम पर होते हैं। योगा करमसु कौशलम। मैं पानीपत में एडीसी था। आप सड़क पे जा नहीं सकते थे, हर 100 मीटर पे कहीं ना कहीं बोर्ड लगा होता था, लड़का या लड़की जांच कराएं। तो कन्या भ्रूण हत्या के जो मामले थे और जो सेक्स रेशियो था, उसमें जो सुधार आया है, उसमें कहीं की आपकी कोई भूमिका रही है? हम सब लोग कवियों की कविताएं, शायरों की गजलें पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी कविता या गजल को पढ़ने के बाद उसका जवाब लिखने की कोशिश करते हैं, और वो भी उतनी ही खूबसूरती और गहराई के साथ। आज बातें अनकही में जो मेरे मेहमान हैं, उन्होंने कवि अज्ञेय की कविता पढ़ी, मैं तुम्हारे ध्यान में हूं, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उसका जवाब लिखा, तुम मेरे प्राण में हो। और दिलचस्प बात यह है कि ये कविता लिखने वाले कोई साहित्यकार नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक ब्यूरोक्रेट, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट, जो इस वक्त हरियाणा सरकार में चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर हैं, और उन्हें हरियाणा का चाणक्य भी कहा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है राजेश खुल्लर जी। नमस्कार, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर, आपका ये वाला रूप, साहित्य वाला। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आपने कविता पढ़ी जी, और वो भी अज्ञेय, कोई किसी बड़े कवि की हम कविता पढ़ते हैं तो उसका जवाब लिखने की तो पहले हिम्मत ही नहीं आएगी कि क्या हम जस्टिस कर पाएंगे उसके साथ। ये कैसे हुआ आपसे? शायद 3 फरवरी 2026 व्हाट्सएप पे ये कविता मुझे भेजी मेरे बचपन के एक मित्र ने। इस कविता को पढ़कर वो हुआ जो मैंने लाखों कविताएं पढ़ी होंगी, कई भाषाओं में पढ़ी होंगी, बचपन से अब तक। मानो कई क्षणों के लिए ऋचा जी मैं समाधि में चला गया। सुबह 8:30 बजे का वक्त था। सारा दिन मसरूफियत भरा था। रात को जब घर आया तो सोने से पहले एक बार फिर पढ़ी, इस बार प्रिंट आउट निकाल के। अच्छा। सुबह मैं जिस विचार के साथ जगा, मुझे लगा कि अज्ञेय ने, ये सारी कविता अगर आप जानती हैं, मैं तुम्हारे ध्यान में हूं, तो कविता ये है कि अज्ञेय लिखते हैं कि कैसे अपनी प्रिय को पहली नजर देखकर सहस नयना वो समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए, फिर निर्वाण, और कैसा निर्वाण, अचिर चिर निर्वाण में चले गए, और फिर प्रेम में चले गए, और अंततो गत्वा अद्वैत लिखते हैं उसमें कविता में एक लाइन, एक है अद्वैत जिस स्थल मैं उस स्थान में हूं, मैं तुम्हारे ध्यान में हूं। उससे पिछले संज्ञा में लिखते हैं विश्व झंकृत कर उठे, मैं प्यार के उस गान में हूं। तो मुझे लगा सुबह कि जिस प्रिय को देखकर यहां तक की लंबी यात्रा, और अंतिम वाक्य में लिखते हैं आज अनिमिष देख तुझको, उसको अनिमिष देखा उन्होंने, 5 क्षण 10 क्षण 2 घंटा, मुझे नहीं मालूम। तो मुझे लगा उस प्रिय के बारे में तो एक भी शब्द नहीं है कविता में। उसके प्रति तो मतलब ग्रैटिट्यूड भी नहीं है, थैंक यू तक नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद पुरुष ऐसे ही होते हैं, मैं भी पुरुष हूं। मुझे लगा कि वो प्रिय को अगर उन्होंने ये कविता सुनाई होती
तो वो इसके उत्तर में क्या करती। सच मानिएगा अगले 72 घंटे were the most creative moments of my life, नॉन स्टॉप। 72 घंटे में ये 6 पैरास थे इस कविता में, मैंने 6 के 6 का जवाब लिखा। और आप ये मान लीजिए किसी एक विशेष नारी की तरफ से नहीं लिखा, मैंने शायद नारी जाति की तरफ से लिखा, तुम मेरे प्राण, वुमन काइंड की तरफ से लिखा, क्योंकि प्रेम का अनुभव वुमन का नॉर्मली गहरा होता है पुरुष से। तो फिर उसका उत्तर दिया है कि प्रिय तुम मेरे प्राण में हो। सिमट गया जग शून्यता में, तुम मेरे प्राण में हो। ये पूरी हम सुनेंगे बाद में। पर 72 घंटे क्या क्या थे वो 72 घंटे, आज आप शेयर करें अगर। मैंने कार्यालय से छुट्टी भी नहीं ली थी और काम चल रहा था, बल्कि यहाँ तक भी हो गया एक दिन, शायद दूसरे दिन ऐसा हुआ, इसका प्रमाण उपलब्ध है कि मैं उन दिनों बजट की तैयारियां चल रही थी, बजट बनना होता है फरवरी में, तो मैं छुप के हरियाणा निवास के कमरे में बैठ के अपना काम कर रहा था। तो नीचे किसी पत्रकार ने मुझे देख लिया जाते हुए, और मैं इसलिए आया था कि यहाँ कुछ है नहीं, मैं अकेला बैठ जाऊंगा, डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, तो मैं अपने काम में लगा हुआ था। तो उस पत्रकार बंधु ने कह दिया कि, मैंने कहा तुम कैसे? बोला जी हम तो सब लोग यहाँ पे हैं, हमारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज ही सुबह हुई है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोला सर आप? मैंने कहा मैं तो छुप के कर रहा हूँ। बोलता सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लंच होगा, आप लोग लंच हमारे साथ कर लीजिए, तो गपशप भी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो मैं जब उठा वहाँ पहुंचा तो बैठे हुए थे सभी बंधु, बहनें भी। तो मैंने कहा शुरू करिए, कहाँ से शुरू करना पूछिए। बोले सर यही बताइए आप क्या कर रहे थे। तो उनको उम्मीद ये थी कि मैं बजट के बारे में कुछ खबर ले लेंगे। तो मैंने कहा कि देखिए ईमानदारी भरा उत्तर देता हूँ मैं हर बार। बोले हाँ, तो आप जो भी कर रहे थे उसके बारे में बताएं। मैंने कहा गे की कविता का जवाब लिख रहा था, लंच ब्रेक थी मेरी। तो फिर ये उनको मैंने सुनाया, तो पहले 2 पैरास बन चुके थे तब तक। अच्छा। और वो मैंने सुनाए, कई बंधुओं ने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। तो इस प्रकार से हुआ। क्या बात है। और देखिए घंटे तो सबके पास 24 हैं। जीवन का सत्य जो है ना, ये हम भूले हुए हैं। आपाधापी दौड़ा भागी, मैं बिजी हूं, तुम बिजी हो, कल करते हैं, ले दे के। और पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, कोई कुछ कह ले, कुछ ग्रंथ लिख दें, इक्वालिटी एक ही है आप में और मेरे में और आपके हर दर्शक, हर श्रोता में। घंटे 24 ही हैं। एक क्षण फालतू नहीं मिलता दिन में, एक कम नहीं मिलता। कौन उसका कैसा इस्तेमाल करता है। लेकिन हर व्यक्ति इसमें है कि काश थोड़ा समय और होता, क्योंकि जब समय होता है, जब क्षण बह रहा होता है, हम वहां होते नहीं। तब हमारी खोपड़ी, हमारा मन हमें कहीं और ले गया होता है, या तो पास्ट में या फ्यूचर और फिर बाद में रिग्रेट होता है कि वो समय चला गया। यही है, तो मिल जाता। तो साहित्य में रुचि क्या हमेशा से रही? क्योंकि आप कह रहे हैं कि समय भाई सबके पास है, लेकिन हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की डिमांड्स कितनी होती हैं, 24/7 आप काम पर होते हैं, तो कितना समय निकाल पाए लिखने या पढ़ने के लिए? देखिए साहित्य में रुचि तो बचपन से थी, किशोरावस्था में भी बनी रही, यौवन में भी बनी रही, और अब तो 63 वर्ष का हो गया हूँ, बूढ़ा भी कह सकते हैं, कम से कम वरिष्ठ नागरिक तो हो गया, लेकिन बनी हुई है। बल्कि बनी क्या हुई है, कम कभी हुई नहीं। हाँ रही बात लिखने की, अपने लिए लिखा, पब्लिक के लिए एक उपन्यास छपा था एक बार, 2007 में। हाँ, वायरल मैच रूपा से छपा था, पर उसकी भी जड़ में एक टीस थी। अच्छा। 35 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव में शायद 30 पोस्टों पे तो रहा हूँगा, सिर्फ एक ऐसा पद था जिसको छोड़ने के बाद मुझे ये रिग्रेट था, ये ट्विंज था कि मैं जस्टिस कर नहीं पाया। अच्छा। बहुत कुछ और कर सकते थे। अच्छा। तो फिर उसके 2 साल के बाद मैंने वो पीड़ा को हटाने के लिए, कितने साल पहले का पद था वो था 2004 का। अच्छा, काफी साल, 22 साल। वो बहुत मुझे उसकी टीस थी, कांटा था वो।
HIV, हरियाणा HIV एड्स कंट्रोल सोसाइटी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। खूब पैसा था, काम एक ही था कि लोगों के बीच ये जागरूकता पैदा की जाए कि वो कैसे HIV से बचे, और फिर टेस्टिंग के अपनी करवा लें, अगर जरा भी शक हो तो छुपाएं ना, और बहुत कुछ, कैसे आपको HIV हो सकता है, कैसे बचा सकते हो। मुझे पद छोड़ने के बाद ऐसा लगा कि इतना पैसा खर्च करके भी, उन दिनों आप कहीं भी बिल बोर्ड देखो तो उस पर लिखा रहता था कि सुई एक्सचेंज ना करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में माँ ध्यान रखे, बच्चा और ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना हों तो प्रिवेंटिव कॉन्डम यूज करें, वगैरह वगैरह। इनफैक्ट कई बार तो थोड़ा उस वक्त का जो हिंदुस्तान था, हाँ, थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता था टीवी देखते हुए कि कभी अमिताभ बच्चन आके कह रहे हैं यही बात, या तो। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि आप नहीं कर पाए पूरा काम? क्योंकि मुझे लगा कि चाहे अवेयरनेस हो भी गई है, चाहे हमारे सर्वेस दिखा भी रहे हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग बिहेवियर चेंज है कि वक्त आने पे वो उसका प्रयोग करेगा कि नहीं, और फिर जो एक नवयुवक के दिमाग में, एक नवयुवती के दिमाग में जो शक है, वो इतना बड़ा टैबू है HIV के अराउंड, सेक्स के अराउंड, कि वो हिम्मत करके डॉक्टर तक से नहीं पूछ सकता। माँ बाप तो क्या बताएं बेटी को, सही बात, पूछे कौन। और ये हम 20-22 साल और पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मैंने उसको ऐसे लगा लीजिए कि मर्डर मिस्ट्री के रूप में लिखा। अच्छा, फिक्शन है? फिक्शन है बिल्कुल, पेज टर्नर है, और अंतिम पेज पे जाके मिस्ट्री खुलती है कि इसको HIV हुआ कैसे था। वायरल मैच। एक महिला को, एक माँ को, उस माँ की तो जिंदगी बदल गई। जैसे ही उसको उसका पहला बच्चा, पति से प्रेम करती है, प्रेग्नेंट है, 3 महीने का है, और डॉक्टर बताती है कि तुम तो HIV पॉजिटिव हो। उसका तो जीवन ध्वस्त हो गया। उसने तो अपना सारा, एक क्षण में जीवन की रील निकल गई कि मैंने तो कुछ किया नहीं, ये 5 तरीके हैं मेरा, ना कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, ना मैंने कभी सुई लगाई, ना मैंने कभी किसी और के साथ संबंध बनाए, तो फिर मुझे तो मेरे पति से ही हुआ होगा। अब दिल करे पति को मार दूं। वाह, आप समझ रही हैं? फिर दिमाग कहे कि ऐसे कैसे मार दूं, पहले इसका टेस्ट तो करवाऊं, कौन जाने ये नेगेटिव हो, और अगर ये नेगेटिव हो तो क्या ये मुझे मार सकता है क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं। मैं पवित्र हूं, मैंने कुछ नहीं किया, पर क्या ये मुझे सिर्फ इस बात से लिए मार सकता है कि मैं टेस्ट में पॉजिटिव हूं? मैं भी नहीं। तो वो टूट जाती है, घर में अकेली है, पति घर नहीं है, गुड़गांव में स्टोरी सेट की हुई है, तो वो अपने घर के मंदिर में जाती है, एंड नाउ शी ब्रेक्स डाउन, शी डजंट इवन नो व्हाट टू प्रे फॉर, कि हस्बैंड के प्रभु इतनी शक्ति देना कि मैं इसका टेस्ट करवा दूं, और हो सके तो बिना इसको पता लगे मैं इसका टेस्ट करवा दूं HIV का। और एंड नाउ शी इज प्रेइंग कि काश ये, एंड नाउ शी डजंट नो, काश ये क्या निकले, शुड ही टर्न आउट पॉजिटिव, क्योंकि अगर पति HIV पॉजिटिव आ गया तो फिर तो सिद्ध हो गया कि मुझे इससे मिला है, पर कहीं ये नेगेटिव आ गया तो तुम तो गई, अब तुम निकलोगी घर से, और नहीं तो आधा दिल कह रहा है कि चलो ये तो नेगेटिव आए, क्योंकि अब तो समस्या ये होगी कि वो बच्चा भी HIV पॉजिटिव पैदा होगा, और मैं तब तक तो कुछ था नहीं, दवा दारू, तो एड्स हो जाएगी मुझे, मैं मर जाऊंगी 6-7 साल में। getting HIV infected was a death sentence. तो अब ये लग रहा है कि बचा लो, कम से कम बच्चे को ये पाल लेगा, that kind of a story. And now they begin to doubt each other, she gets everything done, he does his stuff, और अंतिम पेज पे जाके उनको पता लगता है कि जो WHO ने बताया, जो सरकारों ने बताया, उसके अलावा भी पाठक को पता लगता है कि एक तरीका
और है HIV आपको होने का। ग्रस्त Oh हो my सकते God! हैं। वाह, ये जो किताब कहाँ मिलेगी? अब तो रूपा सस्पेंस है। पब्लिकेशन ने छापी है, अच्छा, मिलती है, बट Amazon पर। एंड आई एम सॉरी, आजकल तो कोई पढ़ना भी नहीं चाहता क्योंकि HIV खत्म ही हो गया है। अब तो हाँ, आपने कभी HIV की बात ही नहीं सुनी अब तो होगी। नहीं, नहीं, लेकिन वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग इलाज होती हो है। गया है उसका, हम्म। दवा आ गई है। लेकिन एक बात यहाँ जरूर मैं कहना चाहूंगी खुल्लर साहब की, कितनी ईमानदारी से आपने बीइंग अ सीनियर ब्यूरोक्रेट ये कहा कि किसी एक पोजीशन पे मुझे ऐसा लगा कि मैं काम पूरा नहीं कर पाया, इंटेंशन रहा होगा लेकिन नहीं वो रिजल्ट्स मिले, और उसके बाद आपने वो किताब लिखी। अ, थोड़ा सा आपके इस पर आते हैं, आपके प्रोफेशन पर। आपको हरियाणा का चाणक्य क्यों कहा जाता है? देखिए, मैं आपत्ति करूंगा लेकिन आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा। नहीं, आपत्ति गूगल पर है ये सिद्धांत तो। हाँ, सिद्धांत रूप से हाँ, करूंगा। अच्छा। अब ये भी तो इस हो इंटरनेट। गया ना, ये समाज अब ऐसी जगह पहुंच गया है कि जब मैं DPR होता था, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, शायद 3-4 बार रहा, 3 बार सेक्रेटरी रहा, DPR रहा, फिर एक बार उसी महकमे का सेक्रेटरी हो गया अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के साथ। तो उस जमाने में लोग ऐसे बात करते थे कि कुछ साहब आपका तो ये हो गया, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं अखबार में छपा था। तो लोग सोचते थे कि सत्य जो है अखबार उद्घाटित करता। अब लोग सोचते हैं कि सत्य है बस गूगल में डालो, पहला जो आया सर्च उसको वो सत्य है। ये दिक्कत है। खैर, आपने पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा है? थोड़ा बहुत मतलब ऐसे अभी पढ़े नहीं तो हैं। अभी सब लोग अब तो सोचते हैं चलता कि योगा योगा हाँ, योगा, हाँ, अभी योगा बोलते, योग भी नहीं हाँ, बोलते। योगा हो गया वो। तो पतंजलि का जो योग सूत्र है वो पहले ही श्लोक में योग की परिभाषा करता है। वो कहता है योगाश्चित्त वृत्ति निरोधम, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और आगे कुछ, इनफैक्ट वो पूरे योग सूत्र में आसन शब्द एक बार आता है, और वो भी योग आसन के सामने आता है। आसन माने जहां बैठे हो उसको बिछा लो। IAS का मोटो है, जो भगवत गीता से दूसरे अध्याय से शायद 50वां श्लोक से उठाया गया है, योगा कर्मसु कौशलम। कृष्ण भगवान के शब्द हैं कि योग है कर्म को कौशल से करना। तो जब कर्म कौशल से हो नहीं पाया एक पद में, तो फिर तो धिक्कार है ना IAS होने पर। ढंग से किया नहीं, यही पीड़ा थी। ये कर्म में कौशल लाते यार, नहीं हो पाया तो अब अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, करेंगे। तो उसका उत्तर तो ये रही बात किसी को किसी और व्यक्ति के नाम से संज्ञा देना। देखो ऋचा जी, आप माने या ना माने, हर व्यक्ति अद्वितीय है, अनूठा है। एवरीबडी इज डिफरेंट, यूनिक एंड अनकंपेरेबल। आपसे अद्भुत कोई नहीं है और ना मुझसे अद्भुत कोई है, और ना आपके किसी भी दर्शक, किसी भी श्रोता से अद्भुत कोई है। एवरीबडी इज यूनिक। अगर किसी परिवार में 2 जुड़वा बच्चे भी हैं ना, और दोनों आपके दर्शक हैं, वो घर में प्रयोग करके देख लें और आपकी पॉडकास्ट के कमेंट में लिख लें, दे आर यूनिक, दे मे लुक identical, they may even speak very similarly, it may be hard for you to make out कि दोनों में से कौन बोला, लेकिन यूनिक है। और जीवन में ये गलती तो कभी करनी नहीं चाहिए कि इमिटेशन करो। इमिटेशन इज सुसाइडल, आत्मघाती स्टेप है। नकल की तो मतलब आप अपने बीइंग से फिर भटक गए। Be true to yourself always. लेकिन मुझे यकीन है आपके कुछ ऐसे प्रोफेशनल डिसीजंस रहे होंगे जिनसे एक बहुत बड़ा या तो कहीं असर दिखा होगा कि आपको ये नाम दिया गया, आप शायद वहाँ ध्यान ना देना चाह रहे हो सकता है। लेकिन फैसलों की जब बात हो रही है खुल्लर साहब, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव जो हरियाणा ने देखा है पिछले कई सालों में, अगर मेरे ख्याल से 2 दशकों की बात करें, तो कन्या भ्रूण हत्या के जो मामले थे और जो सेक्स रेशियो था,
उसमें जो सुधार आया है, उसमें कहीं की आपकी कोई भूमिका रही है? देखिए, जो सुधार आपने देखा है, जिसकी आप बात करें, वो शायद 2014 के आंकड़ों से लेके 2025 तक के 2011 बल्कि हाँ मैं देख रही थी, वो 800 कुछ से लेके 900 11 की जनगणना थी, हाँ हाँ, उनके आंकड़ों से लेके 2025 तक देखा आपने। और ये हरियाणा में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, बहुत से और राज्यों में भी बहुत सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में बेटी प्रधानमंत्री बनने के शायद 4-5 महीने के अंदर अंदर, जून में बने थे शायद, तो मुझे लगता है बजट आया था फरवरी में, तभी कर दिया था। तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से एक मिशन शुरू किया था और उसको पानीपत से शुरू किया था। उसमें देश के वो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे बहुत अच्छे से काम होने की वो मंशा थी, इरादा था, वो हुआ भी, तो सारे देश में हुआ। तो अभी का अगर आप इन आंकड़ों का चेंज देखते हो तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा 2011 से 2025 तक का, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत जो कुछ भी हुआ। उससे पीछे चले जाएं आप, समस्या तो शुरू हो जाती थी 1970 के दशक में, यानी जो सेंसस 71 में हुई होगी, मुझे याद नहीं है, लेकिन 81 की सेंसस में ये समस्या शुरू हो चुकी थी। फिर 91 में गंभीर हो गई थी बहुत ज्यादा, और फिर 2001 में भी गंभीर हो गई थी पूरे देश में। कितनी मीडिया रिपोर्ट्स इस पर आती रही, और फिर 2011 तक तो देखा आपने। तो अगर सिर्फ हरियाणा की बात करूं, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी तब 6 वर्ष की नौकरी हुई थी। मैं पानीपत में एडीसी था। आप सड़क पे जा नहीं सकते थे, हर 100 मीटर पे कहीं ना कहीं बोर्ड लगा होता था, लड़का या लड़की जांच कराएं। उन दिनों तक पीएनडीटी एक्ट नहीं आया था पार्लियामेंट का, जिसमें इस टेस्ट को एमनियोसेंटेसिस बोलते थे। वो टेस्ट कोई भी डॉक्टर कहीं भी कर सकता था, जैसे बाकी टेस्ट करता था, और करते थे, ये चलता था। इतनी पीड़ा होती थी। मेरी पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट उन दिनों एमडी पढ़ रही थी यहाँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, और मैं वहाँ एडीसी था। ये देख के बहुत चुभन होती थी। वैसे घर में भी बड़ा झगड़ा होता था। बाय द वे पर्सन, पत्नी को पहला बच्चा बेटा चाहिए था, मुझे बेटी चाहिए थी। वो आपने मेरी कविता से देख लिया होगा, मैं थोड़ा, मेरा स्त्रैन और पुरुष 50-50 ही है। खैर, वो अलग किस्सा। तो फिर यहाँ एक बार एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुझे नहीं पता आपके पास कितना समय है, मैं लंबा नहीं सुनाना चाहूँगा। मुख्य रूप से बात यह है कि मुझे उस आधे घंटे में, उस बैठक में कुछ हुआ, किसी ने कुछ कह दिया। ये जो सत्यम नडेला हैं, इनके पिताश्री, हाँ, इनके पिताश्री श्री बीएन युगांधर, इस मिस्टर नडेला, हिज फादर वाज मिस्टर बीएन युगांधर। वो एकेडमी में हमारे डायरेक्टर होते थे आईएएस में। वो खुद आईएएस अधिकारी थे, शायद आंध्र प्रदेश काडर के। तो वो उन दिनों सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट थे, और उन्होंने सारे जिलों के, सारे हिंदुस्तान के सभी जिलों के एडीसीज की, उन दिनों डीआरडीए बोला जाता था, आज भी बोलते हैं, वो सभी सीईओज जो होते थे उनकी बैठक बुलाई। वो गजब के, मतलब प्रशासक नेतृत्व था उनमें। क्या बोलते थे वो, मुर्दे में जान डाल देते थे अपने शब्दों से, इंस्पायर करते थे। तो उनके मुंह से ये वाक्य निकल गया कि आई हैव अनदर 25,000 करोड़ रुपीज ऑन द टिप ऑफ माई पेन। If only I had confidence in you, young boys and girls. But I hesitate. मतलब इंस्पायर कर रहे थे। मुझे वो चुप गया कि यार 25,000 करोड़ रुपए और बर्बाद कर देंगे उसी आईआरडीपी प्रोग्राम में, उसी ट्राइसम में। फिर मैंने अपने आप को रोका। ये विज्ञान भवन में बैठक थी, तो मैंने कहा कि नहीं राजेश, रोको खुद को। सिनिसिज्म, तुम्हारी टिप ऑफ द पेन पे 25,000 करोड़ हो तो क्या करते तुम? तो पहली चीज मैंने लिखी कि मेरे हो तो मैं ये एमनियोसेंटेसिस बंद करूं, तब तक पीएनडीटी एक्ट नहीं था। तो मुझे जो सूझा, खैर एनीवे उसको करते मुझे एक दिन लगा, मैंने जाके मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे उनको बेच दिया आइडिया। मैंने कहा आप साहब, आपका खर्चा इतना होना ना के बराबर 500 करोड़ रुपए खर्च होने, आपके यहाँ भ्रूण हत्या हमारे यहाँ बंद हो जाएगी, और लड़कियां जो हैं फुल्ली इम्यूनाइज्ड होंगी, और कम से कम कक्षा 5 पास होगी,
और अगर सारी लड़कियां कक्षा 8 या 10 भी पास कर लेंगी तो ये 500 करोड़ का आज से 5 साल के बाद आपको 550 हो जाए। तो खैर उन्हें बहुत पसंद आया, वो स्कीम लॉन्च हुई 2 अक्टूबर को 1992 2 अक्टूबर। तो मैं तब तक मैं एडीसी गुड़गांव हो गया था, वहां पे भी ऐसे बोर्ड लगे रहते थे, पीड़ा होती थी, स्कीम लॉन्च होगी। मुझे याद आता है एक अखबार ने, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उसके 2 दिन के बाद जो लीड एडिटोरियल था उसका कैप्शन था हरियाणा शोज द वे। वो स्कीम का नाम था अपनी बेटी अपना धन। अच्छा, पराया धन वो कि वो पराया धन के। तो वो मेरा व्यक्तिगत मतलब 6 वर्ष की नौकरी में आईएएस में आप एक स्टेट लेवल पॉलिसी को ऑथर कर जाएं, बहुत सौभाग्य की बात है। और मतलब यहाँ तो ये मानना पड़ेगा कि जो सीएम ने भी मान ली ये बात, आप मतलब आपको ये नहीं किया गया कि अरे अभी तो शुरुआत है, ये मत करो, इस तरह से। आपने ये तो गजब का प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप कविता भूल गई हैं और सारे सवाल प्रशासनिक मेरे अनुभव पे चले गए। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगे। मैं हर चीज का ईमानदारी से उत्तर देना नियम है जी। जहां ऐसा लगे कि ईमानदारी से उत्तर नहीं दिया जा सकता, मैं क्षमा मांग लूंगा जी। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है आपके हर दर्शक को भी समझने की जरूरत है। दुनिया में किसी भी प्रजातंत्र में कोई भी राजनीतिक नेता डायरेक्ट इलेक्शन से निर्वाचित हो जाकर सत्ता में आ जाए किसी कुर्सी पे, उन सभी राजनेताओं का कहीं भी हो दुनिया के किसी प्रजातंत्र में एक साझा ध्येय होता है। सबके अलग अलग ध्येय हैं कि क्यों है, एक साझा ध्येय सबका है, एंड दैट इज टू गेट री इलेक्टेड इन द नेक्स्ट इलेक्शन। इसका कोई अपवाद मैंने तो जीवन में नहीं देखा। ये राजनीति शास्त्र में एज ए नियम पढ़ाया जाता, मुझे नहीं पता, पर इसका अपवाद नहीं मिलता। जो भी सत्ता में आ गया एक बार, वो चाहता है कि अगले चुनाव में मैं दोबारा जीत कर आऊं, पहली बात। और आईएएस अधिकारी जो हैं उनको पहले दिन घुट्टी में पढ़ाया जाता मसूरी में कि भाई तुमने अपना वोट बाकी नागरिकों की तरह बिल्कुल निष्पक्ष, मतलब अपनी सोच से जिसको देना उसको देना, लेकिन कार्यालय में, अपने दैनिक जीवन में भारत के संविधान के प्रति अटूट श्रद्धा हर क्षण रखनी, अपने हर प्रशासनिक फैसले में उसकी अनुपालना करनी। जब नीति बन रही है तो बिल्कुल निष्पक्ष होके पूरी निर्भीकता से, मसूरी एकेडमी का मैंने आपको मोटो बताया ये इसका, वहां जो हमारा गीत है, ऑफिशियल गीत है, जब भी कोई फंक्शन होता है तो ऑफिशियली सभी आईएएस खड़े होके तो उनको गाते हैं कि रहो कर्म ते वीर, रहो धर्म ते धीर, रखो उन्नत सिर डरो ना। यह हमारी घुट्टी है। बिल्कुल निर्भीक होकर, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, फाइल पे जब बन रही है नीति, कानून, नियम, जो तुम्हारी अंतरात्मा कहे वो लिखो। कोई दबाव आपके मित्रों से हो, आपके परिवार से हो, किसी हितधारक से हो, किसी राजनीतिक कोने से आया हो, चाहे सत्ता पक्ष से आया हो, अपने विचार बिल्कुल ट्रू रहना। हाँ, जिस दिन मंत्रिमंडल ने अप्रूव कर दी कोई चीज, आप अपनी असहमति ना तो व्यक्त कर सकते पब्लिकली, आपको ये चॉइस है रिजाइन करना चाहिए, लेकिन उसको अगर लागू करने का दायित्व आपको ही मिल गया तो उसको पूरी निष्ठा से लागू करना, लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो आपने जो प्रश्न पूछा था, अब उसमें स्मार्टनेस यही थी, जो 6 साल की नौकरी में शायद मैं समझ गया था। उनको लगा कि इस स्कीम से वो री इलेक्ट हो सकते हैं। बाकी भी कुछ कुछ हो सकता लगा होगा, मैं नहीं कहता कि वो भ्रूण हत्या के हक में थे, बिल्कुल नहीं ऐसा सुझाव दे रहा हूं,
लेकिन उनको लगा, उन्होंने मुझे जो ये वाक्य गेम चेंजर हो सकता है उन्होंने जो वाक्य मुझे बोला था सुनने के बाद, हम्म, वो तो मैं नहीं साझा करूंगा, पर ये बड़ा स्पष्ट था कि वो जो एक साझा राजनीतिक ध्येय है कि बहुत रीइलेक्ट हो सकते हैं, ये लगा होगा, पर मेरा ध्येय वो ना था और हमें फर्क नहीं पड़ता। कितनी सरकारें देखी, 35 साल की नौकरी में प्राय 5 साल में सरकार तो बदल ही जाती है। ये तो अभी पिछली सरकार का ऐसा है कि ये तीसरी बार हो गए हैं, लेकिन उससे पहले भी एक सरकार थी जो रिपीट हो गई थी, पर उससे पहले तो हर 5वें साल, इनफैक्ट हरियाणा तो ये नियम ही रहा है कि 5वें साल बदलना है, दोबारा नहीं आते वही मुख्यमंत्री, चाहे 5 साल बाद 10 साल बाद दोबारा आ जाएं, लेकिन एक अगली बार नहीं आते। खट्टर साहब और नायब सैनी, अब आपने दोनों सीएम्स के साथ काम कर लिया है, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग कितनी अलग लगती है आपको दोनों की? मुझे सौभाग्य मिला था, मैंने ओम प्रकाश चौटाला जी के भी साथ भी काम किया और मैंने आपको बताया मैं बंसीलाल जी का भी डीपीआर था, मैं भजन लाल जी के साथ तो मैंने बता ही दिया मैं यहाँ पे डीपीआर था। तो पता नहीं आपको कैसा लगेगा, पर ईमानदारी का उत्तर देना हो और समझ लग जाए हर दर्शक को भी। देखिए ऐसा है, जीवन क्या है, जब तक हम जिंदा हैं, मेरे लिए जीवन की परिभाषा है, वी आर व्हाट वी पे अटेंशन टू। वी आर व्हाट वी पे अटेंशन टू। यस, चाहे वो वस्तु को अटेंशन दें, चाहे पदार्थ को अटेंशन दें, किसी भावना को अटेंशन दें, किसी थॉट को दें, किसी व्यक्ति को दो, मैं आपको अटेंशन दे रहा हूं, आई एम इन्वेस्टिंग इन यू, और यही जीवन है। सिर्फ रात को जब आप सो रहे होते हो तो यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग। बाकी जब तक दिवस है, आंख खुली है, इतनी सूचना संसार से आ रही है और सब इंफॉर्मेशन आ रही है, आप उसमें से किसी चीज को किसी क्षण अटेंशन देते हो, आप क्षण के बाद छोड़ भी सकते हो। ये इसलिए गहरी बात है कि अटेंशन से ही फिर थोड़ी देर अगर रुक जाती है अटेंशन, तो फिर थॉट बन जाता है, फिर थॉट आता है, फिर थॉट या प्रश्न खड़ा होता है, और फिर अगर कुछ एक्शनेबल पॉइंट हो तो वो फिर आप करते हैं, फिर वो धीरे धीरे आप उसको अटेंशन पे करते रहते हैं, चाहे आप वो बुरी आदत भी हो, सही बात, आप उसको अटेंशन पे करते रहते हैं, वो रस लेना चाहते हैं उससे, तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाता है, फिर कैरेक्टर बन जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो अगर आप अटेंशन को आप हमारी सभ्यता के हिसाब से देखेंगे, भारतवर्ष की हमारी फिलॉसफी के हिसाब से देखेंगे, तो मुझे नहीं पता, मुझे अंग्रेजी बहुत ज्यादा नहीं आती है, पर शायद इतने शब्द नहीं हैं। हमारे यहाँ एक शब्द है कौतूहल। पहली बार जब आप किसी को देखते हैं, कोई घटना देखते हैं, तो व्यक्ति देखते हैं, पानी, छोटे बच्चे में कौतूहल होता, 1.5 वर्ष का, देखा क्या है, हर चीज के बारे में क्या है, कौतूहल है। फिर उसकी अगली स्टेज है अटेंशन की, जिज्ञासा आती है, मैं थोड़ा जानना। फिर अगर रहती है जिज्ञासा सस्टेन, हो सकता है आप कौतूहल पे खत्म कर दें किसी चीज को जिज्ञासा पे खत्म कर दें, लेकिन कुछ है कि उत्सुकता आती है, उत्सुक हो जाओगे कैसा, फिर आप और थोड़ा सोचना चाहते हो, रहना चाहते हो उसके साथ, और फिर वो हो जाए तो अगली स्टेज उसकी होती है कि अब आप बन जाते हो, मैं कहूं शोधक। ये है जो रिसर्चर, उसका जवाब ढूंढने की, क्योंकि वो हाइपोथेसिस है, आप दिमाग में बनाते हो कि ऐसा क्यों है, ऋचा ऐसे क्यों स्माइल कर रही है, आप समझ रहे हैं, अगर मेरी अटेंशन आपकी स्माइल पर रहेगी तो वो शोधक हो जाता है। ऐसा नहीं पीएचडी वाला 7 साल का शोध, वो एक हाइपोथेसिस आप बनाते हैं, फिर आप उसकी परीक्षा करते हैं, परीक्षक, और फिर हमारा शब्द है इसके लिए मीमांसा, फिर आप मीमांसु हो जाते हैं, अब आप जिज्ञासु नहीं रहे, अब आप गहन रूप से उसको जानते हैं। उसके आगे की भी स्टेजेस होती हैं, बल्कि शायद एक स्टेज आपको परीक्षक से पहले की बना लेनी चाहिए, अन्वेषक। तो कौतूहल, जिज्ञासा, उत्सुकता, शोधन, फिर परीक्षण,
परीक्षा ली आपने अपने हाइपोथेसिस की, सही पाया, फिर गहरे उतर गए, फिर मीमांसा, अब आप मीमांसु हो गए, और उसके बाद आप चिंतक होते हैं, फिर आप मननशील होते हैं, और अंतिम स्टेज है, अब मुझे नहीं पता क्यूरियोसिटी को अंग्रेजी में कितने शब्द हैं, जब आप जो है तत्वान्वेषी हो जाते हैं, आप तत्व पे चले जाते हैं। यही है जीवन। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर यह है, आपने पूछा कि मनोहर लाल जी और नायब सिंह जी के स्टाइल और या उसमें मेरी एडजस्टमेंट या उसमें हाँ, क्योंकि आपके लिए भी तो एक चेंज होता है। आईएएस का तो मैंने आपको बता ही दिया, वो पहले बता दिया। हमें तो पता है चेंज होता है। एक बात और अच्छे से बताई जाती है आईएएस अधिकारियों कि देखो तुम ये समझो क्यों निर्भीक होने का भारत के संविधान ने क्या कर रखा है कि जब तक आप राज्य में हो, मुख्यमंत्री आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको नौकरी से नहीं निकाल सकते, आपकी तनख्वाह कम नहीं कर सकते, पोस्टिंग सिर्फ बदली कर सकते हैं यहां से वहां। तो इसलिए भैया दिमाग में ये रखना, जिस दिन जिस कुर्सी पे बैठोगे ये तय है। जैसे जीव धरा पे आता है और तय होता है, बाद में बोलते हैं ना किसी के जाने के बाद पंडित लोग, उसी दिन तय हो जाता है कि जीव जाएगा। ऐसे ही अधिकारी कुर्सी पे आया है, जाएगा। ये मत रखना 2 महीने रहा, 3 महीने रहा। संविधान के प्रति निष्ठा रख के काम करना। तो जहां तक उनके स्टाइल्स की बात है, तो जब भी कोई व्यक्ति पहली बार सत्ता में आता है, राजनीति वाला व्यक्ति, तो ऑब्वियसली वो पहले दिन जब सत्ता में आता है तो अपना एक व्यक्तिगत लीडरशिप स्टाइल लेके आता है। लेकिन अब जब वो शासन व्यवस्था से रूबरू होता है, 5 वर्ष कहीं 4 वर्ष सत्ता में रहता है, तो बड़ा स्वाभाविक है कि उसका लीडरशिप स्टाइल इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो अब देखता है शासन व्यवस्था को, पैसे हैं कितने, लोग हैं कितने, कितने काम के अधिकारी हैं, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो सब, इससे कैसे काम लेना, उससे कैसे, तो वो अडेप्ट होता है। तो जिस दिन वो सत्ता छोड़ के जाते हैं चुनाव में, तब तक उनका लीडरशिप स्टाइल बदल गया होता है। तो इसलिए लेबल नहीं लगाना चाहिए कि जी फलां तो ऐसे थे और ढिकां ऐसे हैं, ये ठीक नहीं। पर अगर उस सीढ़ी पे देखें तो मनोहर लाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले तो कभी विधायक भी नहीं थे, वो पहली बार ही विधायक बने, फिर पहली बार ही मुख्यमंत्री हो गए। तो मैंने उनका वो फेस देखा है, कौतूहल से जिज्ञासा फिर उत्सुकता, और मैं ये कह सकता हूं कि प्राय जितने भी विषय उनके सामने आए होंगे 5 साल में, 2019 के चुनाव तक वो कौतूहल से लेके मीमांसा तक का सफर तय कर चुके थे, प्राय सभी विषयों में। कोई 2-4 बचे होंगे तो पता नहीं। फिर मैं उसके बाद भी रहा उनके साथ 1 साल और, तो तब तक वो ये तय कर चुके थे, पूरे कॉन्फिडेंस में थे। वो बहुत गहरे जाते हैं चीजों के, आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपको मनोहर लाल जी का बताऊं। आप उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाइए, सभी आईएएस अधिकारी तो मास्टर हैं इसके, कुछ का दिखाते हैं कि डेट, आप उसके अंदर 50 आंकड़े लिखे हुए हैं, यदि एक भी आंकड़ा गलत हुआ ना, पहले ही मिनट में देखते वो बता देंगे तुम्हारा ये ठीक नहीं है, उसका इतने प्रतिशत ऐसे हो ही नहीं सकता, अगर वो वहां लिखा हुआ है ये, तो उस कॉलम में ये सही नहीं हो सकता। अच्छा, ही हैज एन एक्सेल शीट लोडेड इन हिज हेड ऑल द टाइम। मुझे नहीं पता आप एक्सेल शीट पे कितना काम आप तो डर जाती होंगी एक्सेल शीट देख के। नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं। आपके बच्चे जो है जरूर वो माहिर होंगे उसमें, पर he has an Excel sheet in his head. He has affinity with numbers. Crazy. He'll shock people, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, then they'll realize कि ओहो गलत हो गया, गलत था। देखने भर से एक नजर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अनिमिष देखेंगे, गलती होगी तो बता देंगे। एक तो वो मैंने कहा वो मीमांसा तक पहुंच गए थे, और फिर अगली बार फिर मैं 2.5 साल के लिए चला गया वर्ल्ड बैंक, मैं यहाँ नहीं था। तो जब मैं वापस आया तो फिर भी मैंने उनके साथ काम किया, तो मैंने देखा कि तब तक तो वो चिंतक हो गए, कई विषयों में तो बिल्कुल चिंतक,
मुझे उन्होंने बिठा के जब मैं आया और कहा, दोबारा लगा रहे थे कि राजेश जी ये चीजें नोट करो 16, इस पे मैं ये सोचता हूँ, इस पे मैं ये सोचता हूँ, इस पे मैं सोचता हूँ, वक्त कम है, ये करना। और आप बताओ कि आपकी कोई इनपुट है तो बताएं। खैर, और मेरा ख्याल है ये फिर एक दिन सडनली वो चले गए थे, तो उसके बाद नायब सिंह जी आ गए, तो वो स्टेज पे इनके पहले 6 महीने ये ही इज अ प्रो पीपल। आई थिंक वन बिग डिफरेंस बिटवीन देम इज कि जैसे सबके पास 24 घंटे होते हैं, इनके पास भी 24 घंटे हैं। तो राजनेता का तो काम जनता की सेवा करना है, तो उसके लिए जनता की सुननी भी है और सारा कुछ करना है और फिर करना भी है, फिर बाद में जाके पूछना भी है कि ठीक हो गया कि नहीं हो गया। तो जितना समय लोगों से मिलने में आप लगाते हो 24 घंटे में से, और मतलब मनोहर लाल जी ने लगाया, इन्होंने लगाया, और जितना समय बाकी सब कुछ करने का, 1000 और काम भी होते हैं, तो मुझे लगता है वो प्रोपोर्शन काफी भिन्न है दोनों की। नायब जी का ज्यादा है। हाँ, और जो उनके पहले 6-8 महीने थे, क्योंकि चुनाव में ही जा रहे थे, तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा वो, तब तक तो मतलब चुनाव आचार संहिता भी लग जाती है, तो उसमें आप कोई बड़े फैसले कर भी नहीं सकते हो, नीतिगत मामले में आ नहीं सकते हो। लेकिन फिर अब लगभग 1.5 साल से हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि वो कौतूहल से ऊपर उठकर जिज्ञासा से ऊपर उठकर उत्सुकता, वो तो सभी विषयों में पहुंच गए हैं, होंगे। उत्सुकता में तो पहुंच गए, जब भी नया विषय लाते हैं तो पहुंच गए हैं। लेकिन उससे अगली स्टेज अभी शायद काफी काम बाकी है, पर समय भी काफी बाकी है। चलिए, नेताओं की बात हो गई, अब ब्यूरोक्रेट्स की ही हो जाए। खुल्लर जी, आप लोगों के समय की ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स, या जो भी एटिकेट्स, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, जो थे, और आज ठीक है, हम भी समझते हैं सोशल मीडिया आ गया है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि अब IAS IPS अधिकारी भी, उनकी भी रील्स बन रही हैं कि वो फील्ड में क्या काम कर रहे हैं, उनका भी पूरा PR मैनेजमेंट सब चल रहा है। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं, बीइंग अ सीनियर ब्यूरोक्रेट? आपको लगता है ठीक है जो हो रहा है, या कहीं आपत्ति रहती है आपको? देखिए, इस प्रश्न का व्यक्तिगत उत्तर मेरे लिए, हाँ, व्यक्तिगत मतलब ही चाहती हूँ मैं ना तो एक व्हाट्सएप को छोड़कर मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ना फेसबुक अकाउंट है, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कुछ। और मुझे नहीं लगता कि मेरे 24 घंटे में से एक भी क्षण सोशल मीडिया डिजर्व करता है, अदर देन व्हाट्सएप, जिसके ऊपर सरकारी या परिवार के कभी मैसेज आते हैं, दैट्स ऑल। और जहां तक रही ब्यूरोक्रेसी एज अ क्लास की बात, देखिए, हम लोग, ये तो शुरू से ही है और आज भी है कि फेसलेस होते हैं हम लोग। अब तो नहीं होते। जब तक आप नौकरी में, आप, I don't think you can accuse me of this unless this interview. Not you. I'm saying अब के ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं होते। मैं अब के से मतलब उनका मतलब था यंग, आप यंगर लॉट। आप बड़ी कुशल पत्रकार भी हैं, आप रिसर्च करके देख लें, मेरा तो कभी आपको अखबार में हाँ, फोटो तक नहीं मिलेगा। हाँ। कोई मतलब नहीं है, पीछे हट जाइए जब हो रहा। अब आप कहीं फंस ही गए, किसी मीटिंग में बैठे हैं, हो गया तो हो गया, तो वो नहीं करना चाहिए। और अगर सोशल मीडिया का प्रयोग नागरिकों को तुरंत सेवा देने के लिए किया जा सकता है, जिनको आता है फेसबुक या इंस्टाग्राम का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं, वो तो करना चाहिए। लेकिन देखो भाई, मैंने ऐसा किया, उसके लिए ताली बजाओ, वो अपेक्षा ही नहीं आई इससे। हमने ताली सुनना हमारा स्वभाव नहीं है, ना हमें सिखाया जाता है। ताली या अपमान, हमें सम्मान और अपमान में फर्क नहीं है। मतलब प्रोफेशनल मैं जो कह रहा हूं, अच्छा काम किया है, गरीबों की सेवा की है तो की है, पर वो कहें कि हमारी सेवा हुई है, वो कोई रील लगाए, तब तो बात है। आप अपने ही अकाउंट पे लगाएं, उससे बचना चाहिए। आपको भी ऐसा होता है, किसी को समझाएं, यंगर जनरेशन को, कि जो तुम लोग कर रहे हो ठीक नहीं है? कभी ऐसा हुआ? इतना तो आप समझ ही गई होंगी इतनी देर में मुझे कि चाहे जनरेशन यंगर हो, चाहे एल्डर हो, चाहे 6 वर्ष का, जब आप अटेंशन दे रहे हो उसको, तो फिर आपको जो सही लगता है बोलना, वो ना बताओ, मानना ना मानना उनका काम है। तो मेरे से तो जो बन पड़ता करता हूँ।
क्या बात है। नए लोग आते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, कोई पूछ बैठे तो जरूर करते हैं। अपने पूरे करियर में 35 साल 35 हाँ, साल 35 साल। आप सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे फेलियर तो आप एक तरह से बता ही चुके हैं बुक की रूप में, सबसे बड़ा अचीवमेंट आप किसको मानेंगे? इंग्लिश लिटरेचर में माना जाता है कि एक व्यक्ति जिसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था और नहीं मिला, वो टॉमस हार्डी थे। तो उनसे किसी ने पूछा उनके जीवन के अंत में कि आपको कैसा लगता है कि सबसे सफल ऑथर और ये और वो, और क्या लिख दिया और क्या, तो उनके शब्द चुरा लूं अगर, तो इस प्रश्न का हर इंसान के लिए सही उत्तर ये है, जो माउंट एवरेस्ट पे 10 बार भी चढ़ा है ना, उसका भी सही उत्तर तो यही बनता है जो उन्होंने बोला कि भाई पेटी डन अनडन वास्ट, बहुत कम हुआ, क्या बात है। बहुत कुछ कर सकते थे। ये मानव जीवन है, इतनी बड़ी प्रकृति है, आप एक छोटी सी धरती पे कहीं बैठ के कुछ कर रहे हो, जो हो गया अहोभाग्य, जो नहीं हुआ। बाय द वे साइंस भी यही कहती, आप हैरान हो जाएंगी, मेरा लिटरेचर के अलावा पैशन जो आज तक चलता है वो है फिजिक्स। आप फिजिक्स में आपने हाँ, मेरी फिजिक्स में एमएससी थी और वो मेरा पैशन आज तक नहीं छूटा। आप चाहें तो मैं अभी भी फिजिक्स पे बात करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन लेकिन साइंटिस्ट भी ये कहते हैं और मानते हैं कि जितना हम ज्यादा जान पाते हैं अपने शोध से, परीक्षा करके, जितना हम संसार के बारे में या किसी एक वस्तु के बारे में ज्यादा जान पाते हैं, हमारा अज्ञान उतना ही बढ़ता चला जाता है, बिकॉज नेचर इज इन्फिनिट। एक पुस्तक है इसके ऊपर एक फिजिसिस्ट की, द बिगिनिंग्स ऑफ इन्फिनिटी। तो इसलिए वो तो सही नहीं है, कुछ हुआ जो हो गया बहुत बढ़िया, उसको डालो नेकी को दरिया में, जो रह गया उसकी सुध लो जब तक ले सकते हो। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, और चूंकि आपने मुझे टोक दिया कि नयों को क्या सिखाते हैं, देखो सीखने वाला खुद सीख जाता है बिना किसी के कुछ कहे भी। तो मेरे कमरे में अगर आप आएंगी तो पीछे एक संस्कृत का श्लोक है, मुझे आज तक कोई नहीं मिला जिसने वो श्लोक कभी पढ़ा हो या सुना हो, और अवश्य ही आपको ने भी नहीं सुना। आप हैरान हो जाएंगे इस श्लोक को सुन के। ये तो अब हम कहते हैं सिविल सर्विस, अब हम कहते हैं जन सेवा, और कुछ आपको तनख्वाह मिल रही है जनता की सेवा करने की, ये तो अब के सिद्धांत है ना। एक अष्टांग हृदयम, आयुर्वेद की अष्टांग हृदयम है, उसको आप पढ़िए, उसका दिनचर्या अध्याय पढ़िए, उसके शायद दिनचर्या अध्याय का 38वां श्लोक है। तो दिनचर्या अध्याय तो ऐसे शुरू होता है कि आप सुबह उठे, अब आपने आंखें साफ की, मंजन कैसे करना, सारा कुछ है वो। नहीं वो तो है बिल्कुल, और आयुर्वेद है क्या कि दिन कैसे बिताना। तो उसमें एक श्लोक आता है, शायद 38वें नंबर पे होगा, 48वें होगा, मैं भूलता हूँ, मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ। और प्रायः सारी संस्कृत ऐसी है कि मैं अगर 2 बार बोल दूंगा आपको हिंदी करने की जरूरत नहीं होगी। लिखते हैं, जनस्य आश्यम लक्ष्य यो यथा परितुष्यति तम तथैव अनुवर्ततेत पर आराधन पंडिता। दूसरे व्यक्ति जन दूसरे के आशय को अपना लक्ष्य बनाकर जो जैसे संतुष्ट होता है, परितुष्यति तम तथैव अनुवर्तते, तो उससे वैसा व्यवहार करे, तो पर आराधन पंडिता। आपने ये शब्द भी नहीं सुना कभी, आराधना प्रभु की होती, पर आराधन दूसरे की आराधना का पंडित है वो, जो दूसरे के आशय को अपना लक्ष्य बनाकर जिससे वो संतुष्ट हो जाए वैसा व्यवहार करे। ये
मैं उससे नहीं कह रहा हूं कि योगा कर्मसु कौशलम, लेकिन ये मेरे तो 35 साल में हर दिन ये श्लोक मेरे दिमाग में था। जो मिलने आया, कौन जाना चाहता सरकारी दफ्तर, बताइए आप जाना चाहती? नहीं, बिल्कुल। मैं तो ऑफिसर से भी पूछता, तुम बताओ यार, तुम्हारे घर में कुछ हो जाए, कुछ चोरी हो जाए, बहन कहे कि मेरा वो छीन के ले गए, तुम अपनी बहन को कह दोगी कि थाने में जाके एफआईआर लिखा? क्या बोलोगे कि छोड़ो ना, मैं करता हूं फोन अभी, कुछ जो भी है। कोई सरकारी दफ्तर नहीं जाना चाहता। जो आया है वो इतना पीड़ा से ग्रस्त है ना, खास तौर पे अगर वो महिला है। क्या बात, वाह, सही बात। मतलब एक दो ठग किस्म के लोग घूमते हैं, वो फ्लाइटें लेके आ जाते हैं, उनको छोड़ दीजिए। 99% लोग जो मतलब सरकार से को उल्लू सीधा करने हम वालों को छोड़ दीजिए। अब इसलिए आ रहे हैं कि जो संविधान कहता है, जो नियम कहता है, जो कानून कहता है वो हो नहीं रहा साहब। जो मेरा हक बनता है मुझे मिल नहीं रहा, इसीलिए तो आ रहा है, चाहे पेंशन ही लेनी है। तो उसके साथ वैसा व्यवहार करो कि उसका जो आशय है, अब सोचो ये कैसे पूरा होगा, वो आपका लक्ष्य हो जाए। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दिन ऐसा आ जाता, बड़ी जल्दी आ गया था कि कोई आए भी कि जी वो, हाँ कैसे आए थे बताओ? नहीं सर मैं तो वैसे आया था, सोचा मिल लूं, 4 साल बाद दिख रही है शक्ल। तो मैं कहता रहने दो यार, फिर कभी मिल देना, अभी वो पर्ची निकालो जो छुपा रहे हो। क्योंकि कौन आना चाह रहा है 4 साल के बाद? कुछ काम है तभी तो आए हो। और फिर एक दिन आप वहां भी पहुंच जाते हो कि शक्ल देख के उसके पहले शब्द से भी सुन जाते हो, समझ जाते हो कि क्या करवाने आया है। होगा नहीं होगा ये तो प्रभु जाने, लेकिन तुम अपना लक्ष्य बनाओ कि करवा। लगता है वाकई ये तो मतलब हर ब्यूरोक्रेट के लिए मंत्र हो तो कितनी अच्छी बात है, और इतनी सेंसिटिविटी, इतनी संवेदनशीलता सब में हो। तो अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। क्या ये संवेदनशीलता आपके अंदर है? इसके पीछे साहित्य एक बहुत बड़ी वजह है? हाँ, जीवन में जो अच्छी चीजें होती हैं वो फीडबैक लूप में चलती हैं। तो अब वो थी पहले से, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे साहित्य कुछ कुछ पढ़ते रहे, उससे वो बड़ी होती रही, उससे वो साहित्य बड़ा होता रहा। मैं तो अम्बाला में ही पैदा हुआ था, तो स्कूल जाता था तो पहले पैदल जाते थे, फिर वो हाई स्कूल हो गया, वो 8 किलोमीटर दूर था, तो फिर साइकिल खरीद के दे दी गई कि साइकिल पे जाओ। मुझे तो शायद ही कोई दिन याद होगा कि स्कूल जाते हुए या आते हुए, अगर साइकिल पे वो 8 किलोमीटर चल रहे हो, अब रास्ते में कोई दिखा, कोई दिखी, कोई बुजुर्ग, कोई कुछ, और मालूम है ये भी उधर को ही चल रहे हैं, तो साइकिल रोकी कि बैठो पीछे, चलो चलते हैं। तो तब तो कोई पैसे नहीं मिलते थे, आईएएस की नौकरी नहीं थी, लेकिन वो भाव था। फिर कभी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ ली, परीक्षा कि कोई बात नहीं, तुम घायल भी हो, अपना लहूलुहान हो गए हो, लेकिन जिसकी वो फंस गई है बैलगाड़ी, यार उसको तो निकालो। ये एक अलग बात है कि वो निकला वही राजा जो इसने परीक्षा रची हुई थी, तो उसको अपना वारिस या जो भी वजीर बना लेते हैं वगैरह। तो ये फीडबैक लूप होता है जीवन में, अच्छी चीजों का, बुरी चीजों का भी होता है। इसीलिए अटेंशन बहुत जरूरी कहाँ दे रहे हैं। बहुत सही बात। तो चलिए, मैं सोच रही थी चलते चलते तुम मेरे प्राण में हो कि कुछ पंक्तियां जो आपकी सबसे पसंदीदा हो, कुछ आप ही से सुने। मैं ऐसा करता हूँ, मुझे इल्हाम हुआ, मुझ पे उतरी ये कविता, जैसे मैंने कहा, प्रेम पूर्ण नारियों के भाव उतरे मुझे, जो मुझे लगा पुरुषों को समझ जाने चाहिए। देखिए 3 शब्द हैं 2.5 अक्षर के, आप जानती है ना 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम का, कबीर। 2 और शब्द हैं, जन्म और मृत्यु, ये भी 2.5 अक्षर के। ये 3 शब्द ही जीवन की फिलॉसफी हैं। ना तो जन्म हमारे कुछ किए से होता, ना मृत्यु हमारे कुछ किए से होती। प्रभु, और अगर आप प्रभु में विश्वास नहीं रखती हैं तो ये तय है कि अस्तित्व करता कोई अनजानी चीज करती। मैं बिल्कुल विश्वास रखती हूँ। और हाँ नहीं, मैं जब आपको कहता हूं तो मुझे आपके सारे दर्शक, मैंने देखा आपके लाखों दर्शक हैं, मैं उन सबको ध्यान में रखने की कोशिश करता हूँ। और बीच में ये प्रेम घटता तो ये भी अकारण ही, प्रभु के हाथ में, किसको किससे प्रेम हो जाए, कब हो जाए।
ऐसा तो कोई अभागा ना होगा कि उसको एक बार कम से कम जीवन में किसी से प्रेम ना हो। वो घटना जब घटती है, अकारण घटती है, किसी को भूल से हो सकता है, वो घटना घट जाए, उसके बाद अस्तित्व के तो यही प्रयास रहता है कि इस प्रेम को इतना और गहरा करो, और गहरा करो, और फिर इश्क मजाजी यानी सांसारिक प्रेम से हटके इश्क हकीकी मतलब आध्यात्मिक प्रेम तक ले जाओ, भक्ति तक ले जाओ, प्रभु तक ले जाओ। तो 6 के 6 पैराग्राफ्स में ना केवल अज्ञेय का जवाब है, बल्कि वो आप देखेंगे कि प्रेम की वो 6 सीढ़ियां भी हैं कि कैसे सांसारिक प्रेम से एक व्यक्ति से प्रेम करते करते प्रेमिका कहाँ तक चली जाती है। तो सुनाओ जी। जी बिल्कुल। तुम मेरे प्राण में हो प्रिय, तुम मेरे प्राण में हो, सिमट गया जग शून्यता में, तुम मेरे प्राण में हो। हाँ तुम अज्ञेय, किंतु मैंने कब कहा कि ज्ञेय बनो तुम। प्रेम है प्रत्यभिज्ञा, बस हो सदा संज्ञान में तुम। प्रत्यभिज्ञा माने रिकॉग्निशन। चाहे आपको फूल से प्रेम होता है, चाहे आपको किसी व्यक्ति से प्रेम होता है, चाहे आपको किसी पेड़ से, किसी जानवर से प्रेम होता है, ये प्रेम की परिभाषा है। अकारण होता है, मैंने कहा प्रभु करवाते हैं। वो घटना घटती है जब प्रेम का आविर्भाव होता है, क्योंकि आपकी सोल कुछ रिकॉग्नाइज करती है उस ट्री में, उस फूल में, उस मानव में। तो प्रेम है प्रत्यभिज्ञा, बस हो सदा संज्ञान में तुम। ज्ञान है, अज्ञान है, पर है भैरव विज्ञान भी, हैं आलिंगित आत्माएं। तुम सतत पहचान में हो, तुम मेरे प्राण में हो। ना मरूं मैं मृत्यु से, वियोग विरह अविराम से भी, ना डरूं मैं काल से या श्वसन के विराम से भी। मेरे समर्पण की संपूर्णता से तुम अभी अनभिज्ञ हो। एक केवल तुम पुरुष मेरी हर विधि के विधान में हो, तुम मेरे प्राण में हो। दिवस आता है मुझे क्या, अध खुली हैं आंखें हर पल, अपदीपो तो नहीं मैं, पर देह चेतन अद्वैत अनुपल। हर अणु से दूर नभ तक इस प्रकृति की सब लीलाएं तुम सभी के आदि में हो, मध्य में हो और फिर अवसान में हो। तुम मेरे प्राण में हो। अब अगली सीढ़ी, मौन तुम्हारे संसर्ग में प्रिय, ऐसी उज्जवल हो जाती धी, धी यो ना प्रचोदयात। बोध, प्रज्ञा, विवेक, गायत्री मंत्र वाला। मौन तुम्हारे संसर्ग में प्रिय, ऐसी उज्जवल हो जाती धी, ना कोई ब्रह्मांड परिधि, ना कुछ विधि निषेध भी। मोद क्या, आमोद क्या, और फिर प्रमोद क्या है। काम क्रीड़ा के क्षणों में तुम मेरे निर्वाण में हो, तुम मेरे प्राण में हो। 2 सीढ़ियां हो रहे हैं बस। प्रिय मेरे, यह जगत इच्छाओं का प्रतिपल द्वंद्व है, फलासक्ति में फंसी बुद्धि का नित नूतन प्रबंध है। नहीं होती मैं विचलित अब अविरल परिवर्तन से, शेष है एक कामना बस, जो हो तेरे सम्मान में हो, तुम मेरे प्राण में हो। ना कोई व्यवधान हो अब, न तुम कोई प्रमाण दो,
कुछ नहीं अभिमान मेरा, अब तुम प्रभु समान वाह, हो। क्या बात। हो रहे संघर्ष मेरे, पर अडिग है संतुलन, मैं तुम्ही में हूं समाहित, चाहे तुम अधिमान में हो, तुम मेरे प्राण में हो। सिमट गया जग शून्यता में, तुम मेरे प्राण में हो। स्वामी तुम मेरे प्राण में हो। बहुत खूबसूरत, बहुत Thank you. खूबसूरत है कविता भी, और जो सारी बातचीत, आपके जो धन्यवाद। विचार सुने, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो धन्यवाद। पर आने के लिए। मुझे बहुत मजा आया। आपके दर्शकों को कितना आनंद आएगा ये आपके और उनके बीच उनके की ऊपर बात है। छोड़ दे। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।